बच्चों, मैं धीरज सर एमजे एडू कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। हाउस नंबर 317, भाई परमानंद कॉलोनी, अपोजिट गोपाल डेयरी, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली। अगर आपको अपने एकेडमिक रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9643010256 पे। बाकी पूरी जानकारी मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ या फिर हमारी कोचिंग सेंटर कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, आप आराम से देख सकते हो www.mjaedu.com पे जाके अपनी पूरी जानकारी वहाँ पे डाली गई है। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 एक्सरसाइज 13 करने वाले हैं, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हमें भी पता होनी चाहिए और इसकी जरूरत सिर्फ अभी एकेडमिक लेवल तक नहीं है, इसकी जरूरत हमें आगे भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कुछ बेसिक बातें जो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा और आगे चलूंगा तो उस समय अपने को कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें मैं करता हूँ। सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम पता है ऑलरेडी आपको, मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म उनका आपको पता है, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ पे? गुजरात में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनके फादर का नाम बार बार अपने एग्जाम में पूछा गया है। फादर का पूरा नाम याद रखिएगा, करमचंद उत्तमचंद गांधी, जो उस समय पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है, दीवान मतलब जो आज प्रेजेंट डे चीफ मिनिस्टर होते हैं, बिल्कुल वैसे। इनकी मदर का नाम पुतलीबाई, ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या करना है, याद रखना है, पुतलीबाई। इनकी वाइफ का नाम याद रख लीजिएगा, वाइफ का नाम कस्तूरबाई मेखांजी त्रिपाठी। ठीक है, अब इनके एकेडमिक लाइफ के ऊपर चलते हैं। तो इन्हें जनरली शुरू से हायर स्टडी का शौक था। ठीक है, इन्हें स्पेशली एडवोकेट बनना था। ठीक है, और एडवोकेट बनने के लिए इन्हें उस समय लंदन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था इनके पास। तो क्या होता है कि 1888 में ये अपने घर से निकलते हैं लंदन जाने के लिए। और लंदन जाने के लिए आपको पता है मुंबई ही उस समय क्या थी, एक जगह थी जहां से आप लंदन जा सकते थे। ठीक है, और स्पेशली शिपिंग बोट्स के थ्रू। ठीक है, तो 1888 में वो पोरबंदर से मुंबई आते हैं। ठीक है, अगस्त में, और सितंबर में निकल जाते हैं मुंबई से लंदन के लिए। लंदन जाते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में उनका एडमिशन होता है, एडवोकेट की पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, और वहां पे जब वो जाते हैं तो स्पेशली वो वहां पे 4 साल अपना गुजारते हैं। और ये 4 साल में उनके लाइफ में बिल्कुल चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि 1888 में वो लंदन चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। उस समय उनके ऊपर सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस पड़ता है एक बंदे का, हेनरी सॉल्ट, उनकी राइटिंग का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा उनके ऊपर पड़ता है। ये एक इंग्लिश राइटर थे जो स्पेशली सोशल रिफॉर्म के लिए मूवमेंट चलाया करते थे, जैसे कि प्रिजनर्स के लिए, जैसे कि एनिमल्स को बचाने के लिए, उनके सेफगार्ड के लिए। ठीक है, एंड स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह खोलने के लिए। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पड़ता है महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक है, और उनके द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी भी थी, वेजिटेरियन सोसाइटी, जिन्हें जाके ज्वाइन भी कर लेते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, वेजिटेरियन सोसाइटी, उसे वो वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वहाँ पे जो दूसरी सोसाइटी जो फेमस हो रही थी, ठीक है, एक ग्रुप जो फेमस हो रही थी, उसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। स्पेशली ये महात्मा गांधी वहां पे 1888 में गए हैं, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 में ही बन के तैयार हो चुकी थी, जिसके फाउंडर आपको पता है हेलेना ब्लावात्स्की फाउंडर है उनकी। ठीक है, और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था ना, इससे भी महात्मा गांधी वहां पे ज्वाइन किए थे। इसके पीछे 3 रीजन था, क्योंकि मैं बताऊं जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, इसके बनने के 3 पर्पस थे। सबसे पहला पर्पस था टू फर्दर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि वैश्विक भाईचारा को बढ़ानी है। ठीक है, दूसरा था कि हर एक बंदे को, जितने भी बंदे हैं, उन्हें अपने बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म लिटरेचर की तरफ डिवोट करवाना, उन्हें उनकी तरफ डिवोट करवाना। एंड थर्ड टू एडवांस द थियोसॉफी। ठीक है, थियोसॉफी को क्या करना और आगे की तरफ बढ़ा के ले जाना, ये तीनों चीज। और ये तीनों चीज जो थी ना, महात्मा गांधी को अट्रैक्ट करती है। देन आफ्टर ही आल्सो ज्वाइन थियोसॉफिकल सोसाइटी वहां पे। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी वहां पे लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं एडवोकेट की। ठीक है, लेकिन 1888 में जाने के बाद, ठीक है, 1891 में उन्हें लंदन से वापस इंडिया आना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये खबर मिलती है कि उनकी मदर पुतलीबाई मर चुकी है।
तो 1891 में महात्मा गांधी लंदन से इंडिया आते हैं बिकॉज ही लर्नड दैट हिज मदर हैज डाइड। उनकी मदर मर चुकी है। ये खबर सुनने के बाद तो खैर सबको ही आएगा, वो भी रिटर्न आ चुके थे, ठीक है। जब वो यहाँ आए, ठीक है, लगभग उनकी कोर्स कंप्लीट हो चुकी थी, वो यहाँ चाहते थे कि मैं यहाँ मुंबई में, ठीक है, एडवोकेट की तैयारी करूं, लेकिन उनका मन यहाँ भी नहीं लगता, ठीक है। तो क्या होता है 1893 में, ठीक है, उन्हें एक मुस्लिम मर्चेंट मिलता है। मर्चेंट मतलब सौदागर, जो ट्रेड किया करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते हैं, ठीक है। वो काठियावाड़ का बंदा था, ठीक है, काठियावाड़ जो गुजरात में है, ठीक है। तो वहां पे एक मुस्लिम मर्चेंट जिसका नाम दादा अब्दुल्ला था, ठीक है, दादा अब्दुल्ला से मिलते हैं, ठीक है। जनरली इनके जो भाई थे, महात्मा गांधी के जो भाई थे तुलसीदास, ठीक है, वो इनके दोस्त थे दादा अब्दुल्ला के। तो उनके रेफरेंस से क्या होता है कि महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला से मिलते हैं, ठीक है। अब दादा अब्दुल्ला जो खुद एक शिपिंग बिजनेसमैन था साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ऑनर था, ही ओन्ड अ लार्ज शिपिंग बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। इसका भाई भी जोहान्सबर्ग में रहता था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है, और वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, स्पेशली शिपिंग बिजनेसमैन था, ठीक है। तो उसे उस समय एक एडवोकेट की जरूरत थी, एंड उसका भी डिमांड था, दादा अब्दुल्ला के भाई का भी डिमांड था कि जो बिजनेसमैन होना, जो एडवोकेट होना चाहिए, वो अपने काठियावाड़ा ओरिजिन का ही होना चाहिए, काठियावाड़ा के ही वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी का नाम रिकमेंडेड करते हैं कि आप मेरे भाई के पास जाओ, ठीक है, और महात्मा गांधी तैयार भी हो जाते हैं, ठीक है, और महात्मा गांधी यहाँ से जाते भी हैं, ठीक है। उस समय महात्मा गांधी की सैलरी 105 यूरोज डाली गई प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उस समय ट्रैवलिंग एक्सपेंस था। तो 105 यूरोज सैलरी प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंस उन्हें दिया गया, ठीक है। और महात्मा गांधी वहां जाने के बाद 21 साल अपने एक्सपेंड भी किए, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। 1893 में वो यहाँ से निकले थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के लिए, एंड रिटर्न वो 1914 में वहां से होते हैं, 1915 में इंडिया पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी वहां पे कुछ समय जो बिताया अपना 21 साल बिताया, इस 21 साल में उनके लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं 21 इयर्स में। उस चेंजेस में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ट्रेन जर्नी। ट्रेन जर्नी के बारे में बता दें हम आपको। जब वो यहाँ से जाते हैं लौट के, जब वो यहाँ से साउथ अफ्रीका के लिए जाते हैं, तो पीटर्सबर्ग में क्या होता है कि वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट अपने पास रखते हैं। एंड उस समय ब्रिटिशर्स कोलोनाइज्ड किए हुए थे साउथ अफ्रीका को भी, इंडिया वाज आल्सो कोलोनाइज्ड, ठीक है। तो फिर महात्मा गांधी को ट्रेन के डब्बे से बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो ब्लैक है, दैट मींस वो इंडियन है, ठीक है, और वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो इस बेसिस पे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो सिर्फ सोचते हैं, उन्हें बाहर जब फेंक दिया जाता है पीटर्सबर्ग के पास, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिटर्न हो जाना, यहाँ पे वो सिर्फ दो चीज सोचते हैं, गो बैक टू इंडिया और फाइट फॉर राइट। या तो हम यहाँ से पीछे हट जाए या फिर फाइट करें। पूरी रात वो स्टेशन पे गुजारने के बाद एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करनी है, फाइट करनी है, ठीक है। एंड ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा चेंजेस है, जो इंडिया की पॉलिटिक्स में भी उनका रोल बहुत ऊपर तक लेके जाता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा इंसिडेंट जो उन्हें सबसे ज्यादा अटैक करता है, वो क्या है वो भी देखते हैं हम। जो दूसरा इंसिडेंट था ना महात्मा गांधी के साथ जो वहां पे हुआ, वो था जनरली क्या कि वो डरबन कोर्ट में, डरबन जो साउथ अफ्रीका में से गया, ठीक है, तो वहां जब वो कोर्ट में गए थे, ठीक है, एडवोकेट थे तो उनका काम ही था जाके वहां पे डिबेट में पार्ट लेना, बहस करना, ठीक है। जब वो डरबन कोर्ट में गए थे तो वहां पे जो डरबन कोर्ट का मजिस्ट्रेट था वो उन्हें ऑर्डर देता है कि आप अपने टर्बन को हटाओ, पगड़ी को हटाओ, क्योंकि उस समय अलाउ नहीं था, ठीक है, कि कोई भी बंदा कोर्ट में, एंड स्पेशली ब्रिटिशर्स को छोड़ के कोर्ट में पगड़ी वगैरह डाल के जा सके। वो लोग पगड़ी डालते नहीं थे, जैसा आपको पता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या करते हैं, वहां भी रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, ही रिफ्यूज टू डू, वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। ये दो इंसिडेंट तो महात्मा गांधी के साथ हो गए, ठीक है।
जिसके बाद उनके अंदर ना अब प्रोटेस्ट करने की भावना आएगी, अभी भी नहीं आई है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक जो थर्ड इंसिडेंट उनके साथ होता है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है उनके साथ, ठीक है। साउथ अफ्रीका में पब्लिक फुटपाथ पे किसी भी इंडियंस को चलना अलाउ नहीं था। एक बार महात्मा गांधी जा रहे थे, ठीक है, और वही कोर्ट सेशन उनका खत्म हुआ था, और कोर्ट सेशन खत्म करके जब वो जा रहे थे, ठीक है, तो वो पब्लिक फुटपाथ से जा रहे थे। देन अ पुलिस ऑफिसर, जो एक पुलिस ऑफिसर था, एक पुलिस ऑफिसर उन्हें फुटपाथ से हटा देता है। गांधी वाज किल्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर आउट ऑफ फुटपाथ। फिर ये सब देखने के बाद महात्मा गांधी अब क्या करते हैं कि वहां पे एक ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं अपने बंदों का, ठीक है। स्पेशली अब वो एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जिसमें हर एक बंदे को वो जोड़ सके, और ये जितने चीज उनके साथ हो रहे हैं, स्पेशली हर एक इंडियन के साथ हो रहे हैं, उन्हें वो क्या कर सके, दूर कर सके, ठीक है। तो 1894 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में ही, ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। नाम है नटाल इंडियन कांग्रेस, 1894 में बनाते हैं साउथ अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन वो बनाते हैं और अधिकतर बंदों को अपने साथ ये ज्वाइन करते हैं, स्पेशली वहां पे रहने वाले जो इंडियन और चाइनीज पॉपुलेशन थी, उस पूरे को क्या करते हैं कि ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है वहां पे 1906 में ब्रिटिश आर्मी और बोअर कम्युनिटी, ठीक है, दोनों के बीच में वॉर होती है, स्पेशली उसे बोअर वॉर भी बोला जाता है, BOER, बोअर वॉर, ठीक है, 1900 में, ठीक है। तो उस समय बहुत सारे बंदे वहां पे जख्मी होते हैं, और जो जख्मी बंदे होते हैं उनके लिए महात्मा गांधी एक नया ग्रुप बनाते हैं वॉलंटियर्स का, जिसका नाम डालते हैं नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ठीक है। 1900 में जब वॉर हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश और उनके बीच में, और ये क्या करते हैं, तो स्पेशली जो भी बंदे जख्मी हुए हैं उन्हें उठा के वो लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे, ठीक है। इससे महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे पूरे साउथ अफ्रीका में क्या होगी, फेमस होगी, स्पेशली वहां रहने वाले इंडियंस और चाइनीज पॉपुलेशन के बीच में बहुत तेजी से वो फैले, और साउथ में क्या हुआ कि वहां पे जनरली वो वॉर में वहां सपोर्ट भी कर दिए, ठीक है। तो वहां पे जो साउथ अफ्रीकन बंदे थे उनके अंदर भी इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, ठीक है। और स्पेशली उस समय तो इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ चुकी थी 1906 के आसपास, ठीक है, जब जनरली जुलू किंगडम, जो वहां का साउथ अफ्रीका का एक किंगडम था जुलू किंगडम, उसके ऊपर ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद बहुत सारे बंदे को मारते हैं, वहां भी वो अपनी आर्मी को भेजते हैं, अपनी मतलब ये वॉलंटियर आर्मी जो महात्मा गांधी की थी, नटाल इंडियन एम्बुलेंस फोर्स, ठीक है, उससे वहां भी भेजते हैं, वो लोग वहां पे सारे बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। अब जो सबसे बड़े इंसिडेंट है जहां से महात्मा गांधी प्रोटेस्ट को एडॉप्ट करते हैं, स्पेशली वो प्रोटेस्ट को एडॉप्ट किए थे 11 सितंबर 1906 में, महात्मा गांधी सबसे पहली बार गांधी जी मेथोडोलॉजी ऑफ सत्याग्रह को एडॉप्ट किए थे, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या था, तो डरबन के आसपास रहने वाले जितने भी इंडियन और चाइनीज पॉपुलेशन के बंदे थे, ठीक है, वो लोग अपनी कॉलोनी बना के रहते थे। एक कॉलोनी होती थी जिसमें इंडियन और चाइनीज पॉपुलेशन डाल करते थे, जैसे ये अपनी कॉलोनी हो गई, ठीक है, जिसके अंदर रहा करते थे। तो वहां पे जो उस समय ट्रांसफर गवर्नमेंट थी, ट्रांसफर गवर्नमेंट वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो जनरली पेटिशन को प्रोमोट करती है, एक पेटिशन तैयार करती है वहां के कोर्ट में, और बोलती है कि इन बंदों को आप क्या करो, हटाओ यहाँ से, इस कॉलोनी को फ्री करवाओ जो बिल्कुल इंडियन और चाइनीज पॉपुलेशन से भरी पड़ी है। तो इन 1906 ट्रांसफर गवर्नमेंट promulgated a new act compelling registration of the colonies of Indian and Chinese population, ठीक है। अब महात्मा गांधी जो पहले से नटाल इंडियन कांग्रेस बना चुके हैं, ठीक है, तो अब वहां पे बहुत सारे बंदे उनसे जुड़ चुके थे, बिकॉज अराउंड यहाँ पे 12 साल हो चुके थे इस बात को, उनका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ। 1894 में वो नटाल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं, 1906 में वहां पे जनरली वो एक नया बिल लाया जाता है, एक नया एक्ट पास किया जाता है। तो अब महात्मा गांधी पहली बार 11 सितंबर 1906 को एडॉप्ट करते हैं मेथोडोलॉजी ऑफ सत्याग्रह, दैट मींस डिवोशन टू ट्रूथ, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, सिंपल से लैंग्वेज में, ठीक है।
तो सबसे पहली बात कि आपसे पूछा भी जाएगा महात्मा गांधी सबसे पहली बार कब नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किए थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेथोडोलॉजी और सत्याग्रह को कब अडॉप्ट किए थे। तो डेट भी अपने सामने 11 सितंबर 1906, एकदम नॉर्मल सी बात है, ये आसानी से समझ आ जाएगी। अब देखेंगे 1906 तक महात्मा गांधी अब बिल्कुल फेमस हो चुके हैं लगभग, और स्पेशली वहां रहने वाले इंडियन और चाइनीज पॉपुलेशन के बीच में तो और ज्यादा। 1910 में क्या होता है, 1910 में, ठीक है। तो 1910 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय महात्मा गांधी अब क्या था, अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। अब अपना एक फार्म खोलते हैं जिसका नाम होता है टॉल्स्टॉय फार्म, ठीक है। जोहान्सबर्ग के नजदीक अपना एक फार्म खोलते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ उनके बहुत अच्छे दोस्त जिनका नाम है अपने पास हर्मन कैलेनबर्ग, हर्मन कैलेनबर्ग, ठीक है। तो हर्मन कैलेनबर्ग के हेल्प से, ठीक है, वो वहां एक फार्म खोलते हैं जिसका नाम डालते हैं टॉल्स्टॉय फार्म नियर जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग के नजदीक में, ठीक है। और जनरली इसका एक ही मोटो था कि वो वहां पे जो साउथ अफ्रीका में बंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए, उनकी मदद करना, ठीक है। और वहां से वो जनरली हर एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे अपने फार्म से, ठीक है। और इस समय तक महात्मा गांधी सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी पूरे अच्छे तरीके से फेमस हो चुके थे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। पहली बात तो इनका जो सबसे अच्छा चीज था वो था यहाँ पे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है। उस समय जो इंडिया में कुछ बंदे जो मॉडरेट ग्रुप के थे, जैसे कि हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना मॉडरेट ग्रुप के, गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट ग्रुप के, तो ऐसे ऐसे बंदे ना उनके हर एक के न्यूज को बहुत डिटेल से पढ़ा करते थे उस समय। फिर 1915 में क्या होता है कि गोपाल कृष्ण गोखले एक मैसेज भेजते हैं महात्मा गांधी को। जनरली वो मैसेज जो कन्वे किया जाता है वो सीएफ एंड्रयू के द्वारा, सीएफ एंड्रयू, ठीक है। तो इनके द्वारा ये मैसेज कन्वे किया जाता है और सीएफ एंड्रयू महात्मा गांधी के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं, ठीक है, कि जनरली आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी इंडिया बुलाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज मिलने के बाद महात्मा गांधी तैयार हो जाते हैं इंडिया आने के लिए, और 1915 में महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले वो आईएनसी को ज्वाइन करते हैं, दैट मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जनरली 1885 में ही बन चुका था इंडिया में, ठीक है। ईओ ह्यूम उसके फाउंडर थे, ठीक है। महात्मा गांधी यहाँ आने के बाद इसे ज्वाइन करते हैं। जब महात्मा गांधी यहाँ आते हैं, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें यहाँ के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ का जो सिचुएशन है वो साउथ अफ्रीका से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यहाँ पे अनटचेबिलिटी है। यहाँ का जो प्रॉब्लम है वो साउथ अफ्रीका के प्रॉब्लम से बिल्कुल क्या डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी, यहाँ पे एक रेस और दूसरे रेस की बात नहीं है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स और इंडियंस की बात नहीं है। यहाँ पे इंडियंस ही बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, अमीर गरीब, हायर क्लास लोअर क्लास, अनटचेबल, ऐसे करके वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी को बोलते हैं सबसे पहले आप क्या करो कि इंडिया को घूमो, आप इंडिया को, इंडिया के लोगों के बारे में जानो, देन आफ्टर आप क्या करो कि यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करना। महात्मा गांधी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। 1915 से लेकर 1948 तक, 1915 से लेकर 1948 तक जो उनका यहाँ पे महत्वपूर्ण टाइम होता है, एक तरीके से बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उनका इंडिया में, ठीक है, क्योंकि उनके आने के बाद ही हमें आज़ादी भी मिलती है, ठीक है। तो 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं, ठीक है, तो जब वो इंडिया से बाहर गए थे, दैट मींस 1893 में जब वो इंडिया से बाहर गए थे और 1915 में जब वो इंडिया आते हैं, तो उस समय का इंडिया और अभी का इंडिया दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो चुका था। कॉलोनाइज्ड पहले भी था, 1893 में जब इंडिया से महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है, तो उस समय भी इंडिया कॉलोनाइज्ड था। और 1915 में जब वो रिटर्न इंडिया आते हैं तो भी इंडिया कॉलोनाइज्ड था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कौन से मैटर में है, तो पॉलिटिकल रीजन में बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्या था कि जब वो 1893 में इंडिया से वापस गए थे वो साउथ अफ्रीका, उस समय यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वैसे नहीं हो रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स को अपने से दूर कर सके या हटा सके। लेकिन जब अब वापस आए हैं तब उससे पहले इंडिया में कुछ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो चुके हैं,
ठीक है। एंड स्वदेशी मूवमेंट हमारे यहाँ जोर पकड़ चुका था। जनरली उसकी शुरुआत स्वदेशी मूवमेंट की 1905 में ही हो जाती है हमारे इंडिया में। 1905 में हमारे इंडिया में उसकी शुरुआत हो जाती है और स्पेशली ना यहाँ पे जो मूवमेंट चल रहे थे पहली बार चल रहे थे और महात्मा गांधी को ये देख के बहुत अच्छा ही लगा था, ठीक है। क्या था कि 1905 में अपने यहाँ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया को ब्रिटिशर्स से आजाद करवाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए, ठीक है, हमारे इंडिया में किया गया एक मूवमेंट था। ऐसे महात्मा गांधी वहां 1906 में मूवमेंट कर रहे थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका में। लेकिन इंडिया में 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। इसके पीछे देखिए ये जो स्वदेशी मूवमेंट है स्पेशली 3 बंदों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हम एक लाइन में इन्हें बोले तो लाल बाल पाल बोल सकते हैं, ठीक है। किनके द्वारा? लाल, बाल एंड पाल। तो लाल मतलब बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। यहाँ देखिए ये भारत के 3 अलग अलग शहर थे और तीनों फेमस सिटी, ठीक है, और तीनों फेमस प्लेसेस पे हो रहे थे रिवोल्ट, और तीनों बहुत बड़े लीडर थे उस समय के, ठीक है। स्पेशली लाला लाजपत राय की बात करें तो ये पंजाब रीजन में, बाल गंगाधर तिलक की बात करें महाराष्ट्र वाले रीजन में, और बिपिन चंद्र पाल की बात करें बंगाल वाले रीजन में। तो तीनों जगह क्या हो रहा था कि मूवमेंट चलता जा रहा था। अच्छा, अपने एग्जाम में पूछा भी गया है कि लाला लाजपत राय कहाँ से रिवोल्ट को बढ़ा रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इनके बारे में याद रखिए ये पंजाब से, ये पंजाब। बाल गंगाधर तिलक की बात करें ये महाराष्ट्र, और बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो ये बंगाल रीजन। लेकिन फर्क क्या था कि ये मूवमेंट 1905 से कर रहे थे। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आते हैं, 1915 में इंडिया आते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों के मूवमेंट में कुछ भी वैसा नहीं हुआ जिससे ब्रिटिशर्स को एहसास हो सके कि हाँ इंडिया में मूवमेंट भी चल रहा है। क्योंकि ये लोग मॉडरेट नहीं थे, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के। बिल्कुल मैं इन्हें बोलूं ना तो इनके लिए एक लाइन बोल सकते हैं कि ये उग्र नेता लोग थे, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ वैसे लीडर्स थे, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट के रूप में नहीं। उसमें 2 फेमस है, एक अपने पास यही गोपाल कृष्ण गोखले एंड दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके बारे में तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्हें पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी भी बोला जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये भी बिल्कुल लंदन में जाके बैरिस्ट्री का पढ़ाई किए थे, वहां से एडवोकेट बने थे, ठीक है। और ये भी बिल्कुल गांधी जी की तरह ये भी गुजरात के ओरिजिन वाले बंदे थे, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो वहां पे जाके क्या किए। अब गोखले जी क्या करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं गांधी जी को कि 1 साल तक तुम पूरे ब्रिटिश इंडिया को, 1 साल तक आप पूरे ब्रिटिश इंडिया का भ्रमण करो। हम यहाँ ब्रिटिश इंडिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंडिया उस समय कोलोनाइज था ब्रिटेन का, ठीक है। और 1947 के पहले तक हम ब्रिटिश इंडिया बोलेंगे और 1947 के बाद उसे इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत आजाद है, कुछ भी बोलो जो मन है, ठीक है। अब उनकी सलाह मानकर, उनके एडवाइस को अडॉप्ट करके महात्मा गांधी 1 साल तक भारत भ्रमण करते हैं, मतलब पूरा का पूरा घूमते हैं, ठीक है। घूमने के बाद ताकि वो यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लैंड और यहाँ के पीपल से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद, ठीक है, जब महात्मा गांधी कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी सबसे पहली मीटिंग, जो पहला पब्लिक स्पीच महात्मा गांधी का आता है। अभी तक 1915 में वो आए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं किए हैं महात्मा गांधी। सिर्फ इंडिया को घूमे हैं, यहाँ के बंदे से कनेक्ट हुए हैं, यहाँ के लैंड और यहाँ के पीपल को वो
जाने हैं, कि लोगों को जाने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहला उनका जो अपीयरेंस था वो था 1916, बहुत फेमस डेट है 1916, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाया गया एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1916 में BHU की ओपनिंग होती है 1916 में, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी बनवाए थे, ठीक। अब यहाँ पे महात्मा गांधी का पहला अपीयरेंस 1916 में, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच मेड बाय महात्मा गांधी इन 1916 एट द ओपनिंग ऑफ BHU। BHU के ओपनिंग पे उनका पहला स्पीच था, ठीक है, जो पब्लिक स्पीच था। यहाँ पे जो इनवाइटीज थे, जितने भी इनवाइटीज थे, ठीक है, उसमें बस मैं बताऊं तो सिंपल से लाइन में सिर्फ वहां पे आने वाले बंदे में प्रिंस, राजा महाराजा, फिलैंथ्रोपिस्ट और हायर रैंकिंग के जो लीडर थे इंडिया में उस समय, जैसे कि एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट भी उस समय इनवाइट की गई थी वहां पे, ठीक है। तो बहुत धनी व्यक्ति एकदम मतलब पूरा गोल्ड वगैरह लगा हुआ के आए थे वहां पे, ठीक है, उन्हीं लोगों को इनवाइट किया गया था, ठीक है। बाकी सबको आया स्टेज पे अपना जो परफॉर्मेंस देना था दिया, अपने स्पीच को डिलीवर किया और गए भी वहां से, ठीक है। जब महात्मा गांधी को वहां बुलाया गया इस स्पीच देने के लिए, तो महात्मा गांधी को जनरली इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो इंडिया में कुछ किए, ठीक है। महात्मा गांधी had been invited on account of his work in South Africa rather than his status in British India। उन्हें यहाँ बुलाया गया था इसलिए क्योंकि उनका जो वर्क साउथ अफ्रीका में देखा गया था, इस बेसिस पे उन्हें यहाँ इनवाइट किया गया था, इसलिए नहीं क्योंकि वो इंडिया में कुछ किए हैं, उनका कुछ स्टेटस उस समय तक इंडिया में नहीं था। क्योंकि वहां पे तो उतने बड़े बंदे बैठे थे, एनी बेसेंट बैठे थे उस समय, जो कांग्रेस की सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थी एनी बेसेंट। आपको पता है एनी बेसेंट 1916 में शी फाउंडेड होम रूल लीग in 1917 में वो प्रेसिडेंट भी बनती है INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1917 में वो प्रेसिडेंट भी बनती है, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी को बुलाया गया था तो महात्मा गांधी, ठीक है, उसके BHU के ओपनिंग पे वहां की सबसे पहली बात तो उस शो को देखकर, जो बोले तो गॉर्जियस शो चल रहा था वहां पे, ठीक है। तो उस शो को देखकर वो एक ही बात बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना वो अपने लिए ताली का उम्मीद नहीं करते हैं कि बंदे हमारे लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। वो आने के बाद वहां पे बहुत अच्छा सा वर्ड बोलते हैं, मैं उस वर्ड को आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फर्स्ट पब्लिक स्पीच ऑफ महात्मा गांधी में इस लाइन को डालो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए मेरे नोट्स का, ठीक है, मेरा नोट्स बनाया है मैंने, ये मेरे नोट्स है बाय धीरज सर 9643010256, एक्सरसाइज 13 हिस्ट्री, हाउस नंबर, जो एड्रेस है अपना, और अपनी वेबसाइट www.mcedu.com, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। मैंने पूरा नोट्स बनाया, पूरे चैप्टर का नोट्स है अपने पास, पूरी PDF अपनी वेबसाइट पे भी है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप जनरली मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और मुझसे ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मैं आपको PDF भेज दिया करूंगा, या फिर आप मेरे सेंटर में जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। सेंटर जाके मैंने पूरा डिटेल में बनाया पूरा का पूरा, एंड हर एक पॉइंट को मैंने मेंशन किया है, जो आपको अपने एग्जाम में बेटर मार्क्स दिला सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स आपको दिला सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा बनाया है। मैं अभी जनरली चैप्टर को स्टार्ट प्रॉपर वे में नहीं किया हूँ, अभी से प्रॉपर वे में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो अपने कुछ नोट्स भी बने पड़े हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। तो क्या होता है कि अब महात्मा गांधी स्पीच देने आते हैं, उनका पहला पब्लिक स्पीच था, ठीक है। उनके एक अच्छा सा लाइन भी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात वो यहाँ पे आके बोलते हैं कि मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ, बिल्कुल, he was worried, वो चिंतित थे क्या देखकर,
ये देखकर कि हमारे भारत में नेशनलिज्म बढ़ रही है, नेशनलिज्म हमारे यहाँ ग्रो कर रही है, राष्ट्रीयता बढ़ती जा रही है, राष्ट्रीयता की भावना बंदों में आ रही है, बट जो गैप है, बट जो डिफरेंस है एक नोबल क्लास में और जो अनटचेबल में, ये कम नहीं हो पा रहा है। और ये पूरे स्पीच में उन्हीं पॉइंट्स को क्या करते हैं, बंदों के सामने लाके डालते हैं। तो हम एक लाइन यहाँ पे बहुत अच्छा सा अपने नोट्स में भी इसे मेंशन किए हैं। द ओपनिंग ऑफ BHU ही सेड was certainly a most gorgeous show। वो बोलते हैं कि रियली में ये बहुत ज्यादा गॉर्जियस शो है, ठीक है, बट ही वरीड अबाउट द कंट्रास्ट बिटवीन द रिच नोबलमैन जो वहां प्रेजेंट थे एंड मिलियंस ऑफ द पुअर मैन हु आर एब्सेंट, जो वहां एब्सेंट थे। स्पेशली उनकी जो चिंता थी सिर्फ दो बंदों के लिए थी। वो बोले कि यहाँ पे जो रिच नोबल पर्सन है वो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन मिलियंस ऑफ पुअर पीपल जो वहां पे क्या थे, एब्सेंट, ठीक है, वो इस चीज को देख के क्या करते हैं, बिल्कुल वहां पे इस बात को उठाते हैं, ठीक है, जबकि उन्हें पता था, ठीक है, कि मैं इस बात को यहाँ पे उठाऊंगा तो बहुत सारे बंदे मुझसे नाराज भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो इसे क्या करते हैं, उठाते हैं। और एक लाइन जो वहां पे सबसे अच्छे तरीके से बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो लाइन वहां पे बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी टोल्ड द privileged invitees that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि हमारे लिए स्वशासन का कोई मतलब नहीं है जब तक हम खुद अपने भाइयों पे भरोसा करके अपने ज्वेलरीज को उनके हाथों में नहीं देते। दैट मींस इनका कहने का मतलब कुछ अलग है। ये बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं, ठीक है, हम अगर उनके लेबर को, ठीक है, दैट मींस कि जो चीज हमारे पास आती है फार्मर्स से, ठीक है, अगर मैं उनका मजदूरी उन्हें नहीं दूंगा तब तक हमारे लिए सेलिब्रेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। प्रॉपर महात्मा गांधी का ये मतलब था। There can be no spirit of self-government about us. Our salvation can only come through the farmer। वो बोलते हैं कि अगर हमें सेलिब्रेशन लेनी है तो सिर्फ वो कैसे आ सकती है, किसानों से हो सकती है, ठीक है, ना तो वकील, ना डॉक्टर, ना जमींदार, कोई भी ऐसे हमें सेलिब्रेशन नहीं दिला सकता है ब्रिटिशों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो महात्मा गांधी उस स्पीच में बोले थे, ठीक है। नाउ इसी चैप्टर में अभी हम देखेंगे, ठीक है, कि इस चैप्टर में अभी हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में। हमारे पास एक टॉपिक है इसी बुक में, ठीक है, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉर्पोरेशन की शुरुआत वो कैसे करते हैं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं महात्मा गांधी पहली बार 1916 में एक्टिव होते हैं पब्लिक स्पीच में। 1916 में, ठीक है, आईएनसी की एनुअल मीटिंग होती है, ठीक है, आईएनसी की जो एनुअल मीटिंग होती है 1916 में, ठीक है, उस समय, ठीक है, स्पेशली लखनऊ मीटिंग है, ठीक है, दिसंबर 1916, ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिसंबर 1916 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसकी जो एनुअल मीटिंग है, एनुअल मीटिंग इन लखनऊ, लखनऊ यूपी, ठीक है, तो यहाँ की मीटिंग में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ महात्मा गांधी जब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो बिहार के चंपारण से, ठीक है, दो बंदे, राजकुमार शुक्ला और संत राउत, ये दो बंदे आते हैं, ठीक है, और महात्मा गांधी को जनरली बताते हैं वहां पे हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के बारे में। दो बंदे, राजकुमार शुक्ल एंड संत राउत, ये दोनों मिलते हैं महात्मा गांधी से, ठीक है, एंड दे टोल्ड देम द हरासमेंट या और हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द पीजेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। महात्मा गांधी को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ तीन कठिया सिस्टम, दैट मींस कि अगर आपके पास एक लैंड है, ठीक है,
तो इस लैंड की 1/3 पोर्शन में, 3% में इसे डिवाइड करूंगा, 1/3 पोर्शन में उन्हें उस समय इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, नील की खेती। अच्छा, अगर आप एक ही लैंड पे 4 साल तक 5 साल तक कंटिन्यू इंडिगो की प्रोडक्शन करते हो इंडिगो का, तो क्या हुआ कि उस लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। समझ आ रही है? तो इसके कारण वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो डायरेक्टली मना करते थे, बट ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस था तो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते थे, तो उन्हें करना पड़ता था। राजकुमार शुक्ल और संत राउत की बात मान के महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं, और चंपारण जाने के बाद से क्या करते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वहीं से स्टार्ट होती है, वहीं से स्टार्ट होगी असहयोग आंदोलन, दैट मींस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में अब हम प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आज बेसिक डिटेल बताया है इस चैप्टर का, ठीक है। स्पेशली मैंने जो कुछ भी बताया है उसमें अपने एकेडमी के लिए, ठीक है, 1915 के बाद मैंने जो बताया, स्पेशली गोपाल कृष्ण गोखले के इनविटेशन के बाद, जब इंडिया में इंदिरा गांधी महात्मा गांधी जब आ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पब्लिक स्पीच जो उनकी होती है एट बनारस बीएचयू में, ठीक है, वहां से अब अपने लिए चैप्टर क्या होना स्टार्ट होना, ठीक है। वहां से भी हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मैंने अभी बेसिक चीजें बताई हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, कुछ वैसी चीजें हैं जो आपको फ्यूचर तक उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और बाकी डिटेल मैं आपको दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होती है या फिर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर है अपने पास, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।